Welcome back, class. I hope you and your family are good at and students you are learning and home and studying about your subjects. So today we will continue English readers chapter number 11 about anything from pages from a diary pages from a diary. Sorry for the late pronunciation. So, in the last class, we have learned that how did Annie started her daily routine in this chapter, and she learned she has just added 3 days. So, we will continue reading about this chapter and just open your books and underline the hard words as I have already told you in the previous class. So, let's just continue. Thursday, August 5, 1923. Dearest Kitty, today let's talk about the lunch break. It's at 12:30. The whole gang breathes a sigh of relief. Mr. Van Murray, the men with the sherry cask and Mr. De Kock have gone home for lunch. अभी यहाँ पर कब की बात है? अब यहाँ पर कब की बात करी गई है? यानी के थ्रू जो लंच ब्रेक की बात है उसके बारे में बात करी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि उस टाइम जो है शायद कि थोड़ा सा सांस आया, तसल्ली सी हो जाना जैसे, ठीक है, पूरी गैंग को जो है तसल्ली वाली थोड़ी सी सांस आती है। जो मिस्टर वेन मरीन और जिनका जो है शेडी पास था यानी कि थोड़ा सा खतरे वाला पास था, उनके साथ जो डिकॉक थे वो क्या है घर चले जाते हैं लंच करने के। Upstairs, you can hear the thud of the vacuum cleaner on Mrs. Wren's beautiful and only love. Margot tucks a few books under her arm and heads for the class for slow learners, which is what Russell seems to be. Pim goes and sits in a corner with his constant companion. Dickens, in hopes of finding a bit of peace and quiet. Mother hastens upstairs to help the busy little housewife, and I tidy up both the bathroom and myself at the same time. अभी यहाँ पर क्या होता है कि अपस्टेयर जो है आपको जो है बहुत सारी आवाज़ सुनने को उस टाइम मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ होती थी जो कि किसने यूज़ किया जाता था, मिसेस वेन जी के जो एक ही सिर्फ सिंगल और ब्यूटीफुल जो रग था यानी कि जो पायदान होता है उसको बोला जाता है कारपेट। मार्गरेट जो है कुछ बुक्स उठाकर जो है चली जाती है पढ़ने के लिए क्लास की तरफ, जो कि स्लो लर्नर्स के लिए बनाई गई थी और इसीलिए वो चीज़ जो कि सिर्फ ऐसा दिखता था कि वो क्या है स्लो लर्नर है। फिर गोज एंड वो जो है एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता है अपने दूसरे साथियों के साथ। डिकेंस इन होप्स ऑफ फाइंडिंग, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको जो है थोड़ी सी जो है शांति और क्वाइटनेस यानी कि साइलेंस कहीं पे मिल जाएगा जाके। मदर जो है जल्दी से, हेस्टेंस का मतलब होता है जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है और किसकी हेल्प करने के लिए, जो लिटिल हाउसवाइफ होती है उसकी हेल्प करने के लिए। एंड आई यानी कि एनी टाइड अप अपने आप को जो है दोनों बाथरूम में जो है वहां पर रख लेती है ताकि एंड माई सेल्फ एट द सेम टाइम यानी कि वो नहाने चली जाती है। 12:45 की बात आती है। वन बाय वन दे tickle in first Mr. Giles and then other the Kellyanne and Mr. Kugler, followed by Webb and sometimes even May. One clusters around the radio. They all listen rapidly to the BBC. This is the only time the members of the Annex family don't interrupt each other, since even Mr. Van Daan cannot argue with the speaker. On 1:15 food distribution, everyone from downstairs gets a cup of soup plus dessert if there happens to be any. 12:45 में क्या होता था कि वन बाय वन दे टिकन इन फर्स्ट, मतलब कि वो आना स्टार्ट करते थे। इन फर्स्ट मिस्टर गाइस आते थे, देन और उसके बाद क्लेईमैन, उसके बाद कगलर, जो कि फॉलोड बाय वेब, यानी कि ये सब उनके नाम और सम टाइम इवन माई। फिर क्या होता था कि वन क्लस्टर्ड यानी कि 1 बजने के करीब ना रेडियो ऑन होता था सबके लिए और सब लोग क्या है वहाँ पर बीबीसी जो न्यूज़ आती थी वो सुनने बैठ जाते थे, क्योंकि एक यही टाइम था जब वहाँ पर जो है कोई भी जो एनेक्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को क्या है इंटरप्ट नहीं करते थे। इंटरप्ट नहीं करते थे क्या होता था, और उसी टाइम ऐसा होता था कि जो मिस्टर वेन थे वो स्पीकर के साथ यानी जो बोल रहा था उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर पाते। अब 1:15 में खाना बनना स्टार्ट हो जाता था। सभी जो है डाउनस्टेयर से यानी कि नीचे आकर क्या खाने लग जाते थे, एक कप ऑफ सूप लेते थे प्लस डिजर्ट अगर कुछ बनता था, मतलब डिजर्ट का मतलब कुछ मीठा बनता था तो वहां से आके ले जाते। 1:45 everyone rise from the table and goes about their business.
Margot and mother do the dishes. Mr. and Mrs. Wendy head for the divan. Peter for the attic. Father for his divan. Russell too, and Annie does her homework. What comes next to the quietest hour of the day? When they all are asleep, there are no disturbance to judge by his face. Dustin is dreaming of food, but I don't look at him now because the time whizzes by, and before you know it, it will be a 4 p.m. And the pedantic Dr. Dussel will be standing with the cloak in his hand because I am 1 minute late clearing of the table. अभी 1:45 में क्या होता था, सब अपनी जगह टेबल से उठते थे और सभी अपने अपने काम पे चले जाते थे काम करने के लिए। मार्गोट और मदर क्या करते थे, मार्गोट और मदर जो है खाना मतलब डिशेस को साफ करने के लिए मिस्टर और मिसेस वेंटी जो थे वो दीवान की तरफ चले जाते थे और पीटर भी अपने रूम में चला जाता था। एटिक का मतलब होता है रूम। फादर भी यानी जो ऑटो फ्रैंक थे, आपको उस एनी फ्रैंक के फादर का नाम याद रखना है बहुत ही अच्छे से। फादर जो है अपने दीवान में चले जाते थे और डॉक्टर डजन भी एज वेल एज और एनी अपना क्या करती थी होमवर्क बिकॉज शी वाज गोइंग टू स्कूल दैट टाइम। ठीक है, और वो जो 1 घंटा होता था ना वो इतना शांति वाले मतलब आवर्स होते थे ना जिनके कि वहाँ पर कोई किसी को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था क्योंकि सब सो रहे होते थे, कोई किसी को जो है जज करने वाला नहीं होता था। आप ये देख सकते थे वहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये बताना है कि जो डजन है वो किसके बारे में ड्रीमिंग कर रहा है, फूड के बारे में। लेकिन एनी कहते हैं कि मैं उसको ज़्यादा देर देख नहीं सकती थी क्योंकि अगर ऐसा होता था तो ऐसा करने से क्या होता था, चार आपको पता ही नहीं चलता कि वो 4 कब बज गए और इतने में ही जो पेंडेंटिंग यानी कि जो पूरे स्ट्रिक्ट जो है डॉक्टर डसल थे वो खड़े होते थे अपनी हाथ में वॉच का टाइम मतलब वॉच का टाइम देखते ही खड़े होते थे। और अगर उनको ये दिख गया कि अगर मैंने अभी तक टेबल साफ नहीं करा है और बिकॉज आई एम वन लेट क्लियरिंग क्योंकि मेरे पास ये ड्यूटी थी, मुझे क्या करना था टेबल को क्लियर करने की ड्यूटी मेरे पास थी। तो ये एनी ने थर्सडे के बारे में जो लंच ब्रेक थी उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट वो जो है कब की डेट लिखी है यहाँ पर मंडे अगस्त 9 1943। ठीक है, तो 1943 को वहाँ पर क्या मेंशन करती है, dearest Kitty, we now continue with the typical day in the annex. Since we have already had lunch, it is time to describe dinner. Mr. Benjam is served first and takes a generous position of whatever he likes. Usually joins in the conversation, never fails to give his opinion. When he is spoken, his word is a final. If anyone dares to suggest otherwise, Mr. Wendy can put up a good fight. Oh, he can his like the best. He knows the most about everything. Granted, the man has a good head on his shoulder, but it was well to no small degree. अब यहाँ पर कह रही है कि हमने जो है मतलब लंच ब्रेक के बारे में तो बात कर ली कि लंच में क्या होता था, लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं डिनर के टाइम पे जो है ये डिफिकल्टी होता था एनिक्स के लिए। क्या होता था कि ये जो टाइम होता था कि इस टाइम पे सबसे पहले किसको सर्व किया जाता था, जो मिस्टर वेंटी थे उनको सर्व किया जाता था। ठीक है, और वो ऐसे पर्सन थे जो जनरल सब पोजीशन मतलब कि जितना उनको चाहिए था हर चीज़ में से वो हर चीज़ लेते थे। ठीक है, और कभी कभार जो है यूजुअली का मतलब होता है कि हमेशा वो क्या है कि जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती थी वो उनको हमेशा क्या थे ज्वाइन करते थे। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होता था कि वो अपना कभी मतलब जो उनका ओपिनियन यानी जो सुझाव होता था कभी देने से पीछे नहीं हटते थे और अगर उन्होंने जो बोल दिया वही उनके लिए क्या थे फाइनल वर्ड होते थे। जैसे कि जो बोल दिया उसके बाद ना तो वो किसी की सुनते थे और ना ही उनको ये लगता था कि कोई उनके साथ आर्ग्यू करना उनको पसंद था। तो इसमें क्या होता था कि वो अपना अगर कोई उनके साथ अगर ऐसे आर्ग्यू करता भी था ना वो फाइट करना स्टार्ट कर देते थे और वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इस चीज़ से पीछा माना हो, मतलब कि वो सबसे बेस्ट मान लेते थे लड़ाई करने में। अभी ग्रांटेड अब इस मतलब जो मिस्टर वेंटी थे ना एक ऐसे पर्सन थे जिनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज थी क्योंकि ही वाज द पर्सन हु गेव एवरीवन्स जॉब। तो उनके मतलब शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा भार था एंड एज वेल एज ऐसा नहीं था कि किसी छोटी डिग्री, उनके पास हर चीज़ के बारे में जवाब था। मेरी actually the best thing would be to say nothing. Some days, especially when a foul maid is on the way, her face is hard to read. If you analyze the discussions, you realize
She is not the subject but the guilty party. Affect everyone prefers to ignore. Even so, you could call her the instigator, stirring up trouble. Now that is what Mrs. Well calls fun. Stirring up trouble between Mrs. Frank and Annie, Margot and Mr. Frank aren't quite as usual. मेरे अब यहाँ पे मेडिन जो है मैडम को बोला जाता है। यहाँ पर क्या है कि किसकी बात चल रही है, यहाँ पर जो मिसेस वेंटी थी, जो कि यहाँ पर जो है ऐसे हर मजेस्टी के नाम से जाने जाते थे, उनके बारे में बात चल रही है। अगर वो कह रहे हैं कि अगर उनके बारे में तो कुछ बोलो ना तो ही ठीक है। कई बार तो ऐसा होता था कि स्पेशली इवन ऑफ फाउल, मतलब कि उनका कुछ मजाक करने का या कोई इडियोटिक थिंग करने का मन होता था ना, उनकी फेस को पढ़ना ना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर आप उनका एनालाइज करना, निरीक्षण करना कि हर चीज़ को देख परखना, ठीक है, उनके डिस्कशंस को देखा जाता था, तो आपको लगता था कि वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप उनको समझ ही नहीं पाते थे। वो एक गिल्टी पार्टी है, मतलब कि उनका सारे दोष किसमें है, उन्हीं पे है। अभी एक अफेक्ट एवरीवन प्रेफरेंस, जो कि हर कोई जो है उनसे दूर रहना ही क्या करता था, पसंद करता था। कभी कभार तो यू कुड कॉल हर द, कभी कभार तो हम उनको मजाक में इंस्टिगेटर भी बोल सकते थे, यानी कि जो कहते हैं कि हमेशा कहते हैं ना कि आग लगाना, मतलब कि कभी ना कभी किसी को जो है इंस्टिगेट करती रहती थी वो कि तूने ये कर दिया, उसने तेरे बारे में ये बोला। तो वो ऐसी थी स्टाइलिंग अप ट्रबल, मतलब कि हमेशा जो है ट्रबल को बुलाने वाली थी कौन, मिसेस वेंटी। तो कभी कभार उनको इस नाम से भी बुलाया जाता था, किस नाम से, इंस्टिगेटर के नाम से। अभी स्टाइलिंग अप ट्रबल बिटवीन मिसेस फ्रैंक एंड एनी, मतलब कि ये ट्रबल उन्होंने किस किस के बीच में अभी तक करी है, एनी और फ्रैंक के बीच में भी। मिसेस फ्रैंक यानी कि जो उनकी मदर का नाम था एनी की, उनके बीच में भी शी हैज डन इट ऑलरेडी। और मार्गॉट एंड मिस्टर फ्रैंक आर क्वाइट एज, मतलब भी वो भी जैसे दिखते हैं ना कि कितने शांत है, बस ये सब कौन बता रहा है, ये सब एनी अपनी डायरी में लिख रही है। But let's return to the table. Mrs. Venti may think she doesn't always get enough, but that's not the case. The choicest potatoes and the tastiest morsel and the tenderest bits of the whatever there is, that's Marine's motto. The others can also have their turn as long as I get the best, exactly what she accuses any friends of doing. Her second watchword is keep talking as long as somebody is listening. It doesn't seem to occur her to wonder whether they are interested. She must think that whatever Mrs. Well चीज विल इंटरेस्ट एवरीवन। अभी यहाँ पर इतना ही नहीं है, अगर इसके बारे में, मिसेस वैन के बारे में बात करी जाए, तो अगर हम टेबल पे बात करते हैं तो मिसेस वैन जो है सबसे ज़्यादा, मतलब खाना सबसे ज़्यादा अच्छा खाना उन्हीं को मिलता था, ठीक है। वो हमेशा जो पोटैटो जो है हमेशा चूज करके रखती थी। सबसे टेस्टी मोर्सल एक खाने का नाम है। टेंडर, मतलब कि सबसे सॉफ्ट जो होता है ना, टेंडर उसको बोला जाता है, जो कि मतलब वहाँ पर किसको लेता था, मिसेस वेंटी। और उनका ये एक होता था, मतलब अदर्स की भी टर्न आती थी, उनको लगता था कि बस मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, दूसरों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये रहता था हमेशा, ये उनकी हमेशा जो है, ये उनके देखने के बाद उनके यही वर्ड्स हैं, एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक कोई उनकी से सुन रहा था, ठीक है, तब तक शी इज इंटरेस्टेड, तब तक वो किसी, मतलब उनको बर्बाद करने में जो है थोड़ा सा देखती थी। उसके बाद क्या करती थी, उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कोई नहीं। शी मस्ट थिंक कि उनको ये लगता था कि मिसेस वेन को कि सब उनकी बातों में सुनने में क्या है, इंटरेस्टेड है, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। Smile coldly, pretend you know everything, offer everyone a piece of advice, and mother that is sure to make a good impression. But if you take a better look, the good impression fades. One, she is hardworking, two, cheerful, three, coquettish, sometime a cute face. That's Petronella Benton. अभी यहाँ पर पेट्रोनेला वेंटन के बारे में बात करी गई है। क्वाडिश नहीं, यानी कि वो थोड़ी सी चंट भी थी, तेज भी थी, ऐसा करती थी कि शायद उनको सब कुछ पता है। अगर उनके बारे में अगर उनकी खासियत बताई जाए, ठीक है, ऑफर एवरीवन अ पीस ऑफ एडवाइस, मतलब उनको वो हर किसी को एडवाइस भी देती थी, और उनको ये लगता था कि वो हर किसी के लिए मदद बन सकती है, कि वही सबका क्या है, होना चाहता है। अभी ताकि हर किसी का इम्प्रेशन, मतलब कि हर किसी भी उनका जो इम्प्रेशन है वो हमेशा क्या रहे, अच्छा ही रहे। बट अगर आप उनके बारे में, अगर उनकी
बारे में बात करें ना, वो हार्ड वर्किंग भी थी, चेयरफुल भी थी, और कभी कभार जो है मतलब ऐसे बिहेव करती थी दैट शी नोज एवरीथिंग। समटाइम भी अच्छा मतलब बोला जाए तो ये भी बनाना जानती थी। तो ये सब इसके बारे में है। पेट्रोना वेन डैन के बारे में बात करें। थर्ड डिनर sees very little. Young Mr. Danwell is usually quiet and hardly makes his presence known. As far as his appetite is concerned, he is a denuding vessel and then never gets full. Even after the most substantial meal, he can look you calmly in the eye and claim he would have eaten twice as much. अब यहाँ पर तीसरी किसकी बात चल रही है, जो यंग मिस्टर डैन थे उनके बारे में बात चल रही है, जो कि ऐसे थे जो कि कभी कभार ही आपको जो है देखने को मिलते थे वहां पर। और उनका जो एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है हंगर, यानी कि जो उनका एक जितना कि फूड वो खा सकते थे कंसर्न था, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रेशर थे, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि नेवर गेट्स फुल, जो कि कभी अपना खाना फुल नहीं लेते थे। वो उतना उनका खाना जो सब्सटेंशियल यानी कि बटा हुआ था कि उनको इतना ही खाना है, उससे ज्यादा कभी नहीं लेते थे। एंड ही कैन लुक कामली इन द आई, और वो ऐसे दिखाते क्लेम करते थे कि जैसे उन्होंने 2 बार खाना खा लिया, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। चौथी बारी आती है मार्गरेट की, उसके बाद बारी आती है उनकी मम्मा की। Eats like a bird and doesn't talk at all. She only eats vegetable and fruit, spoiled in the opinion of Bendans. Too little exercise and fresh air in hours. मतलब कि एक ऐसी थी जो कि मतलब ना ज़्यादा बोलती थी और ना ज़्यादा खाना करती थी, वो सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट ही खाया करती थी। और बेंडेंस के अकॉर्डिंगली वो क्या थी, वो जो है मतलब बिगड़ी हुई थी, स्पॉइल्ड थी, मतलब कि उसको लगता है कि ये सिर्फ जस्ट ज़्यादा खाना चाहिए। Besides, her mama has a hearty appetite, does a share of the talking. No one has the impression as they do with Mrs. Benjan. This is a housewife, but is the difference between the two? Well, Mrs. Benji does the cooking and mother does the dishes, the polishing the furniture. मम्मा उनका जो है खाना अच्छा खासा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, उनका किसी भी कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं था, ठीक है। अगर उनका कंपैरिजन मिसेस वेंटियान के साथ किया जाए तो ऐसा था कि क्या फ़र्क है उन दोनों में, ऐसा ये फ़र्क था कि वेंटियान तो खाना बनाया करती थी और उनकी जो मदर थी यानी कि जो मदर थी वो क्या करती थी, डिशेज को साफ किया करती थी, खास और साथ साथ फर्नीचर को भी साफ किया करती थी। नंबर 6 और 7 की बारी आती है ऑटो फ्रैंक और एनी फ्रैंक के बारे में। The former is the most modest person at the table. He always looks to see whether the other has been served first. He needs nothing for himself. The best thing are for the children. He is goodness personified. Sitting next to him is a लिटिल बंडल ऑफ नोट्स। मतलब अगर हम एनी फ्रैंक के फादर के बारे में बात करें तो उन्होंने उसने उनकी पर्सनालिटी को ऐसे जस्टिफाई किया है कि ही वॉज द बेस्ट पर्सन एंड ही जस्ट ओनली द वन हु वांटेड कि सबने जो एलेक्स ने खाना खाया है या नहीं खाया, वो इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। और सारी जो बर्डन थी, सारा जो लोग मतलब जितना भी था एलेक्स का उन्हीं पर था। अब दसल, help yourself, keep your eyes on the food, eat and don't talk. If you have to say something, then for goodness the sake, talk about food. That doesn't need words, just to bragging. He consumes enormous portions and is no part of the vocabulary whether the food is good or bad. अगर हम दसल की बात करें तो ऐसा था कि उसको तो यही बोला जाता है कि अगर आपको बात भी करनी है ना तो सिर्फ खाने के बारे में करो, उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में बात मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई और बात करते ना तो हमेशा लड़ाई होती थी। कोर्ट का मतलब होता है फाइट। उसकी डिक्शनरी में ना नो का मतलब अगर खाना अच्छा बना या नहीं बना उसने कभी नो नहीं बना, उसने जितना खाना है ना वो हमेशा उतना ही खाया करता था। अब लास्ट में फ्रेंड्स का अब यही आता है कि लास्ट में a red jacket, black painted leather slippers and 4-rimmed glasses. That is how he looks. अभी यहाँ पर डसल के बारे में बताया गया है कि वो लगता कैसा था। When he is at work at the little table, always studying and never progressing. मतलब जब भी वो पढ़ता था उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होता, वो उसमें पढ़ता ही रहता था। अपनी जो है दोपहर की नींद लेता था, खाना खाता था और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स बाथरूम में जाके बैठ जाता था। 3-4 मतलब वो दिन में 3-4 ऐसे ही करता था, बाथरूम जाना, फिर वहाँ से वापस आ जाना, खाना खाना, फिर से ये करना। जस्ट केयर क्या उसको केयर होती थी, नॉट अ बट, मतलब बिल्कुल भी नहीं। अभी यहाँ पर फ्रॉम 7:50 to 7:30, फ्रॉम 4 to 4:15, फ्रॉम 6 to 6:50
15 from 11:30 to 12. You can sit your watch by them. These are the times for his regular session. He never debates or lets himself be swayed by the voices outside the door, begging him to open up before a disaster occurs. Number 9 is not a part of Alice's family. Although she does share her house and table, Ellie has a healthy appetite. She cleans her plate and isn't choosy. Ellie is easy to please, that pleases she. She can be characterized as follows. Cheerful with Amar Khan. अब यहाँ पर एली ने लास्ट में जो है जो डसल के टाइमिंग के बारे में बात करी है और लास्ट में एक 9th मेंबर के बारे में बात करी है जिसका नाम एली था जो कि एक मेंबर मानी नहीं जाती थी। वो खाना तो शेयर करती थी हमारे साथ टेबल तो शेयर करती थी लेकिन अगर उसके बारे में इसकी पर्सनैलिटी को अगर बताया जाएगा तो वो चीयरफुल थी, गुड ह्यूमर था और काइंड थी और विलिंग थी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई नो थोड़ा लिटिल बिट लॉन्गर, शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिखा है क्यों लिखा है, बट शी राइटेड इन अ वेरी क्रूशियल टाइम। स्टूडेंट शी रॉट इट वेरी क्रूशियल टाइम क्योंकि देखो जब आपका कोई फ्रेंड नहीं होता है, यू आर नॉट हैविंग एनी गुड फ्रेंड्स एंड यू आर नॉट शेयरिंग थिंग्स, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। तो वो भी वही थी उस टाइम, लेकिन वो हर टाइम इसीलिए शेयर करती ताकि वो अपना सारी बातें जो है किस बता सके, तो उसने यही करना है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है ना बट यू हैव टू डू, आपको जो है इन चैप्टर में से सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करके अपनी बुक में करते हैं। टिल देन यू हैव अ वेरी गुड डे एंड एंजॉय विद द क्लासेस। थैंक यू सो मच।